अभी तक के चुनावी इतिहास में सिर्फ एक बार ही 404 सीटों पर चुनाव जीतने वाले पीएम हैं राजीव गांधी। लेकिन साल 1989 में 26 नवंबर को राजीव गांधी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था और उस चुनाव में इनको केवल 193 सीटों पर ही जीत मिली थी। उस वक्त राजीव गांधी की जगह पीएम की कुर्सी वीपी सिंह को मिल गई थी। राजीव गांधी को पीएम के पद से इस्तीफा देने के पीछे सबसे बड़ा वजह बोफोर्स घोटाला था। आइए जानते हैं क्या है ये घोटाला और क्या है इसके पीछे की कहानी। दरअसल लोकसभा चुनाव के कुछ महीने पहले ही बोफोर्स घोटाले को लेकर विपक्ष ने कांग्रेसी पीएम राजीव गांधी के खिलाफ मोर्चा खड़ा कर दिया था। तब 5 पार्टियों ने मिलकर नेशनल फ्रंट बनाया, जिसके नेता वीपी सिंह थे। उस वक्त कांग्रेस को सिर्फ 193 सीटों पर ही जीत मिली थी। बाद में बीजेपी और बाकी 4 पार्टियों ने वीपी सिंह को अपना समर्थन देकर प्रधानमंत्री बनाया था। इस घोटाले के बाद राजीव गांधी के साथ ही कांग्रेस के भी बुरे दिन की शुरुआत हुई। आज हम बोफोर्स घोटाले की सच्चाई परत दर परत खोलेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि कैसे इसका खुलासा हुआ, साथ ही इस केस में अब तक क्या क्या हुआ। सबसे पहले शुरुआत करते हैं 1987 से, जब 16 अप्रैल को एक स्वीडिश रेडियो के दावे ने भारतीय राजनीति की दुनिया में भूचाल ला दिया। रेडियो ने अपने दावे में कहा कि बोफोर्स कंपनी ने हथियारों के सौदे के लिए भारत के बड़े राजनेताओं और रक्षा विभाग के अधिकारियों को 60 करोड़ रुपए घूस दिया है। हथियारों का ये सौदा 24 अप्रैल 1986 को हुआ था, जिसमें 1437 करोड़ रुपए के 400 होवित्जर तोपें सप्लाई किए जाने थे। इस सौदेबाजी के बीच हुई घोटाले की सच्चाई ज्यादा दिन तक पर्दे में नहीं रह सकी। सच्चाई बाहर आने के साथ ही राजीव गांधी को भी सत्ता से बाहर होना पड़ा। हालांकि राजीव गांधी ने इस बारे में सफाई देते हुए कहा भी था कि इसमें कोई रिश्वतखोरी या बिचौलिए की भूमिका नहीं थी, मगर 1987 में 6 अगस्त को इस रिश्वतखोरी की जांच के लिए जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय कमेटी का गठन किया गया। इसका एक दल जांच करते करते स्वीडन भी पहुंचा था। जो भी जानकारियां इकट्ठी हुई उसकी रिपोर्ट 18 जुलाई 1989 को संसद में सौंपी गई। फिर उसी साल लोकसभा का चुनाव भी नवंबर में हुआ, जिसके बुरे नतीजों का सामना कांग्रेस को करना पड़ा और राजीव गांधी ने अपना प्रधानमंत्री पद गंवा दिया। उसके बाद सत्ता में आए वीपी सिंह ने बोफोर्स पर पाबंदी लगा दिया, मगर ये मामला यही नहीं दबने वाला था। 1990 में फिर सीबीआई ने 22 जनवरी को बोफोर्स के तत्कालीन अध्यक्ष मार्टिन आर्डबो के साथ ही बिचौलिए विन चड्ढा और हिंदुजा बंधुओं के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक षड्यंत्र का मामला दर्ज किया। वो गांधी नेहरू परिवार का काफी करीबी भी माना जाता था। जुलाई 1993 में स्विट्जरलैंड के सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ओतावियो क्वात्रोकी और मामले के अन्य आरोपियों की अपील खारिज कर दिया था। क्वात्रोकी इटली का एक व्यापारी था, जिस पर बोफोर्स घोटाले में दलाली के जरिए घूस खाने का आरोप था। इसी वजह से वो भारत छोड़कर फरार हो गया और फिर कभी नहीं आया। उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी की गई। क्वात्रोकी ने मार्च अगस्त 1998 में एक याचिका दाखिल की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया क्योंकि उसने भारत के कोर्ट में हाजिर होने से इनकार कर दिया था। एबी बोफोर्स के एजेंट विन चड्ढा, क्वात्रोकी, तत्कालीन रक्षा सचिव एसके भटनागर और बोफोर्स कंपनी के प्रेसिडेंट मार्टिन कार्ल आर्डबो के खिलाफ 22 अक्टूबर 1999 को पहला आरोप पत्र दाखिल किया गया। सुनवाई के लिए चड्ढा साल 2000 में भारत आया और अपने किसी बीमारी का इलाज कराने के लिए दुबई जाने की अनुमति मांगा, मगर उसकी याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद उसी साल सितंबर अक्टूबर के बीच हिंदुजा बंधुओं ने लंदन में एक बयान जारी करके कहा कि उनके द्वारा जो फंड आवंटित किया गया उसका बोफोर्स डील से कोई लेना देना नहीं था।
इसके बाद उसी साल सितंबर अक्टूबर के बीच हिंदुजा बंधुओं ने लंदन में एक बयान जारी करके कहा कि उनके द्वारा जो फंड आवंटित किया गया उसका बोफोर्स डील से कोई लेना देना नहीं था। हिंदुजा बंधुओं के खिलाफ एक पूरक आरोप पत्र दाखिल किया गया और क्वात्रोकी के खिलाफ एक आरोप पत्र दाखिल की गई। उसने सुप्रीम कोर्ट से अपनी गिरफ्तारी के फैसले को पलटने का आग्रह किया, लेकिन जब उससे जांच के लिए सीबीआई के सामने हाजिर होने को कहा गया तो उसने मानने से इनकार कर दिया। साल 2000 के दिसंबर में क्वात्रोकी मलेशिया से गिरफ्तार भी कर लिया गया था, लेकिन उसे बाद में शहर ना छोड़ने की शर्त पर जमानत दे दी गई। वहीं इस केस में शामिल भटनागर की साल 2001 में कैंसर से मौत हो गई। जब भारत ने मलेशिया से क्वात्रोकी के प्रत्यर्पण की मांग की तो वहां के हाईकोर्ट ने इस आग्रह को खारिज कर दिया था। सीबीआई जांच के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने राजीव गांधी को इस मामले में क्लीन चिट दे दिया था और 2004 में उनको बरी कर दिया गया। आपको बता दें कि राजीव गांधी से अमिताभ बच्चन की काफी अच्छी दोस्ती थी। इस मामले में उनके खिलाफ भी आरोप लगे थे, मगर साल 2012 में स्वीडन पुलिस ने कहा कि राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन द्वारा रिश्वतखोरी का कोई सबूत नहीं मिला है। बाद में उन्हें भी निर्दोष करार दे दिया गया। अब सवाल आता है कि बोफोर्स क्या है। साल 1999 में 26 जुलाई को भारत ने करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर जीत हासिल की थी। इस वार में भारत की जीत में बोफोर्स तोप ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। अब सवाल आता है कि बोफोर्स क्या है। साल 1999 में 26 जुलाई को भारत ने करगिल युद्ध में पाकिस्तान पर जीत हासिल की थी। इस वार में भारत की जीत में बोफोर्स तोप ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। इस तोप की खास बात यह है कि बोफोर्स तोपें 27 किलोमीटर की दूरी तक गोले दाग सकती हैं। बोफोर्स तोप की गिनती दुनिया के सबसे घातक तोपों में होती है। इसके हल्के वजन होने की वजह से युद्ध भूमि में कहीं भी तैनात करना और यहां से वहां ले जाना आसान होता है। 155 लंबी बैरल वाली ये तोप 1 मिनट में 10 गोले दागने की ताकत रखती है। तोप की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे 3 डिग्री से लेकर 70 डिग्री के ऊंचे एंगल तक फायर किया जा सकता है और ये तोप पहाड़ी इलाकों में बहुत काम आता है। इस करगिल युद्ध में तोप खाने से 2,50,000 गोले और रॉकेट दागे गए थे। 300 से अधिक तोपों, मोर्टार और रॉकेट लॉन्चरों ने रोज करीब 5,000 बम फायर किए थे। लड़ाई के हर दिन आर्टिलरी बैटरी से करीब 1 मिनट में 1 राउंड फायर किया गया था। बता दें कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी सैनिकों के खिलाफ करगिल युद्ध में MiG-27 और MiG-29 का यूज किया था। MiG-27 की मदद से इस युद्ध में उन स्थानों पर बम गिराए गए जहां पर पाकिस्तानी सैनिकों ने कब्जा जमा लिया था। इसके अलावा MiG-29 करगिल में बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ। इस विमान ने पाक के कई ठिकानों पर R-77 मिसाइलें दागी थी। इसके अलावा MiG-29 करगिल में बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ। इस विमान से पाक के कई ठिकानों पर R-77 मिसाइलें दागी गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पॉलिटिकल पंचायत।